गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर गाइड चैनल्स। तो आज एमिन का आपका जो लेक्चर है थर्ड लेक्चर्स होने वाला है, जिसमें कि आपको पढ़ाया जाएगा कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एमिन्स। मीन्स हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एमिन्स का केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। आपका इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्या कह सकते हैं नॉमेनक्लेचर्स का डिस्कशन हुआ था। फिर हम क्लासिफिकेशन ऑफ एमिन्स आपको बता चुके थे, एमिन को पहचानने के लिए बता दिए थे किस तरह से एमिन को पहचाना जाएगा। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ केमिकल्स प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, केमिकल्स प्रॉपर्टीज़। ठीक, सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो एमिन्स का है, ठीक है, एकदम बिल्कुल हम लोग एनसीईआरटी की लाइन से लेके चलेंगे और वहाँ से बेसिक उठाएंगे और वहाँ से सारी चीज़ को डील करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे केमिकल्स प्रॉपर्टीज, केमिकल्स रिएक्शन यानी फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एमिन्स। ठीक है, हमारा ये हो गया एमिनो ग्रुप जिसको बोलते हैं आप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? एमिनो ग्रुप है। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टी में आपको इतनी जानकारी है आपको मिलने वाली है आज, इतनी जानकारी देने वाला है केमिकल प्रॉपर्टी में आपको कि आपको सारा बेसिक आपके पास हो। फिर मैं बोल रहा हूँ कि जब बेसिक अपने पास होता है आप कोई बुक उठा लीजिए, कहीं से ही बुक उठाइए, कोई भी बुक उठाइए, पढ़ना शुरू कीजिए, क्वेश्चन बनाना शुरू कीजिए। ठीक है, तो आज हमारा कुछ देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्शंस, किस तरह से हम लोग केमिकल रिएक्शंस एमीन में होगा। आप कैसे पहचानेंगे कि 1 डिग्री में कौन सा रिएक्शन हो सकता है, 2 डिग्री एमीन में कौन सा रिएक्शन हो सकता है, ये सब डिसाइड करेंगे हम लोग। ठीक है, कि हम लोग पहले अंदाज़ा लगा लेंगे कि किस तरह से क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या बन सकता है। तो चलिए हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए और इस लेक्चर का आप भरपूर आनंद उठाइए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट द एमीन्स। ठीक है, लेट्स एंजॉय। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे पहली बात आपको बताने वाला हूँ कि एमीन्स जो होता है, सबसे अगर मान लीजिए हम बेसिक में देखते हैं कि जो एमीन्स है, देख रहे हैं ये जो है वो क्या, चाहे वो अल्काइल एमीन हो चाहे या एराइल एमीन, चाहे वो हम बात करते हैं, चाहे वो अल्काइल एमीन की बात करें हम या फिर एराइल मीन एरोमेटिक्स की बात करें, तो ये दोनों क्या होता है, काफ़ी रिएक्टिव है। ठीक है, अल्काइल एमीन की बात करें या फिर एराइल एमीन की बात करें, ये दोनों क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं ये? बोथ आर रिएक्टिव। बोथ जो है बोथ आर रिएक्टिव। हम देखिए लिखने चाहे, आप ध्यान देंगे पॉइंट्स बनाएंगे, बोथ आर क्या होते हैं, रिएक्टिव होता है। और इसकी रिएक्टिव नेचर जो होती है, बोथ आर रिएक्टिव है। ठीक है, बोथ आर रिएक्टिव है। रिएक्टिव इसलिए है, आप ध्यान देंगे इस बात को, इसलिए है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो यहाँ पे मान लो कोई अल्काइल एमीन मैंने लिख दिया, यहाँ पे अल्काइल एमीन्स लिख दिए, सपोज मान लें कि 1 डिग्री ही अल्काइल एमीन है अब, और मैंने यहाँ पे क्या किया है, कोई एराइल एमीन लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने एराइल एमीन्स लिख दिया। एराइल का मतलब एरोमेटिक एमीन हमने लिख दिया। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले मैं समझाना चाहूँगा आप लोग को कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, नाइट्रोजन आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के अंदर इंक्लूड होता है। ठीक है, तो ये दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी अच्छा होगा। ठीक है, नाइट्रोजन है हाइड्रोजन है, इसकी वजह से पहला तो ये रीजन होगा, इसकी वजह से क्या है। दूसरी बात, ये नाइट्रोजन पे क्या है ना, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस क्या रहता है, ये भी जो इलेक्ट्रॉन्स होता है काफ़ी रिएक्टिव होता है। ठीक है, किसी आपका केमिकल स्पीसीज के मतलब कि टुवर्ड्स, तो ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं। ड्यू टू लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द नाइट्रोजन एटम, ड्यू टू कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम, नाइट्रोजन अपने आप में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में काउंट होता है, तो इसके कारण इसको क्या करता है, इस एमीन को क्या करता है, या चाहे अल्काइल एमीन हो चाहे एराइल एमीन हो, ठीक है, इसको अच्छा खासा रिएक्टिविटी दे के रखता है। ये दोनों चीज़ बात समझ में आ गई, इसके कारण ये रिएक्टिव नेचर का कहलाता है। यहाँ तक बात क्लियर। अब बात आती है कि देखिए ध्यान दें कि कुछ कोर्स ऑफ रिएक्शन जो होते हैं, उस कोर्स ऑफ रिएक्शन जो होते हैं एमीन्स में, चाहे वो अल्काइल एमीन हो चाहे एराइल एमीन हो, तो वहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है कि हाइड्रोजन एटम की वजह से भी कुछ रिएक्शंस होते हैं। ध्यान देंगे, आपको जब केमिकल रिएक्शंस पढ़ाया जाएगा अलग अलग प्रकार की, तो वहाँ पे देखेंगे कि हाइड्रोजन एटम्स का भी वहाँ पे योगदान रहेगा केमिकल रिएक्शंस में। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम का भी वहाँ पे क्या होगा कि जो भी अल्काइल एमीन हो चाहे एराइल एमीन हो, उसमें क्या होते हैं, चाहे 1 डिग्री है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 1 डिग्री एमीन ये है, 1 डिग्री 1 डिग्री में क्या होता है कि नाइट्रोजन एटम से क्या होते हैं, 2 हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच होते हैं।
उसी तरह से 2 डिग्री में क्या होगा, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन बनाएगा। 3 डिग्री में हाइड्रोजन एब्सेंट होगा। तो हो सकता है इस हाइड्रोजन के कारण भी अलग अलग प्रकार के रिएक्शन देखने को हमको मतलब कि आगे मिले। तो ये भी कह सकते हैं कि रिएक्शंस जो डिपेंड करेगा, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस जो डिपेंड्स करेंगे वो क्या डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन द गिवन एल्कीन, गिवन अल्काइल एमीन या फिर एराइल एमीन्स। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला आप केमिकल रिएक्शंस क्या देखने वाले, आपको बेसिक तो मैंने समझा दिया कि क्या है, किस किस फैक्टर्स पे मतलब कि रिएक्शंस डिपेंड कर सकता है, क्या क्या फैक्टर्स आएंगे। लॉन पेयर की वजह से भी हो सकता है, हाइड्रोजन एटम की वजह से भी हो सकता है, अलग अलग रिएक्शंस अलग अलग हो सकता है कि 1 डिग्री कोई रिएक्शन 1 डिग्री एमीन ही रिस्पॉन्ड करे, 2 डिग्री 3 डिग्री ना करे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि कोई रिएक्शंस होने के बाद ऐसा भी मिलेगा आपको आगे देखने को, कोई रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट होगा बेस में सॉल्युबल होगा, ठीक है, ठीक है, अल्कली में सॉल्युबल हो सकता है, कोई नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये सब है, कुछ टेस्ट आगे पढ़ना है, जैसे कार्बन एमीन टेस्ट है, हो सकता है कोई एमीन देगा कोई एमीन नहीं देगा, ये सब सारी बात की डिस्कशन होने वाला है केमिकल्स प्रॉपर्टीज में, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अब बेसिक कैरेक्टर का। सबसे पहला जो है फैक्टर है कि बेसिक कैरेक्टर ऑफ इट, इसलिए कि एमोनिया का डेरिवेट से आपको पता है कि अब एमीन्स क्या है ना, एमोनिया का डेरिवेट्स है, ऑब्वियसली एमोनिया के डेरिवेट से या फिर कह सकते हो अमोनिया की ये भी, और एमोनिया की क्या है ऑफस्प्रिंग है। तो ऑब्वियसली कि अगर एमोनिया बेसिक नेचर्स का है तो उसके ऑफस्प्रिंग या फिर उसके जो भी प्रोडक्ट्स होंगे वो भी क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिक नेचर ऑफ एल्कीन। तो बेसिक नेचर ऑफ अल्काइल एमीन, पहला केमिकल प्रॉपर्टी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टी है कि बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन, बेसिक कैरेक्टर ऑफ इसका बेसिक कैरेक्टर। तो अगर हम बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन्स देखना चाहते हैं तो आपको पता है कि अगर कोई भी बेस को हम एसिड के साथ रिएक्ट करा दें तो अगर हमको सॉल्ट मिल जाता है तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ द बेसिक, मतलब कि दैट सब्सटेंस इज बेसिक नेचर। तो हम देखेंगे कि इसका रिएक्शन, एमीन का रिएक्शंस हम एसिड के साथ कराते हैं। जैसे मान लें कि हम ले लेते हैं हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराते हैं, HX के साथ कराते हैं, हैलोजन एसिड के साथ कराते हैं। जैसे माने रिएक्शन विथ हम लिखते हैं एसिड, रिएक्शन विथ एसिड, रिएक्शन विथ एसिड का मतलब है कि आपका हम सबसे पहले हम ले लेते हैं, बाद में हम पहले लेंगे HX का, ठीक है, HX हैलोजन एसिड। हमारे यहाँ पे हमने क्या किया, अल्काइल्स एमीन्स ले लिया, ये है अल्काइल एमीन का रिएक्शन मैंने HX के साथ करा। तो हमको क्या देखने को मिलेगा कि NH3 प्लस और X का माइनस, तो क्या है सॉल्ट बन गया, क्या बन गया, सॉल्ट बन गया, क्या कि केटाइन और एनाइन यहाँ पे आ चुका है। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि अमोनियम सॉल्ट तैयार हो गया। एक तरह से क्या है ये एमोनियम का सॉल्ट की तैयार हुआ, ये जो तैयार हुआ आपका एमोनियम का सॉल्ट का तैयार हुआ। ये मान लिया आप यहाँ पे रख सकते हो CH3 CH2 NH2, अब मैं यहाँ HCl ले लिया सपोज, हाइड्रोक्लोराइड, X के जगह पे Cl, तो क्या बनने की संभावना है, CH3 है CH2 है CH2 और NH2 और एक H आएगा, NH2 और एक H आएगा, ये होगी आपका। तो इस तरह से क्या होगा, एक सॉल्ट तैयार हो गया, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे कि ये बेसिक नेचर ऑफ एमीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। व्हेन आप पढ़ के रखे हो, क्लास 10 में ही पढ़े हो, व्हेन द बेस या फिर एसिड रिएक्ट विथ बेसेस, एसिड रिएक्ट विथ बेसेस टू फॉर्म सॉल्ट, ये चीज़ तो पढ़े, ठीक है, एक न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट देता है। अब बात करते हैं, और मान लीजिए यहाँ पे हम ये अल्काइल एमीन्स हो गया, यहाँ पे हम क्या करते हैं एराइल एमीन, एराइल एमीन के साथ भी सेम रिएक्शन को हम अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम HCl लेंगे तो क्या बनाएगा, सिंपल सा एनिलीनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो सकता है। यहाँ पे ये हो गया NH3 और Cl माइनस, NH3 और Cl माइनस। नाम अगर लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं इसको एनिलीनियम, एनिलीनियम आयन यहाँ तक हो गया, एनिलीनियम आयन यहाँ तक हो गया, और क्या लगा हुआ है, कौन सा आपका हैलाइड लगा हुआ है, क्लोराइड लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में, ये हो गया बेसिक नेचर पहचानने का हमारा तरीका है, ठीक है, कि हम ये प्रूफ किए, ठीक है, कि ये जो अल्काइल एमीन है बेसिक की नेचर है बाय
द फर्स्ट रिएक्शन। इस रिएक्शन से पता चला कि हम एल्काइल एमीन आइदर एरोमेटिक या फिर आपका एलिफेटिक, बोथ आर बेसिक इन नेचर अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन। ये रिएक्शन सारा आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप आगे मैं बढ़ा रहा हूँ अपने लेक्चर को। अब ध्यान देंगे हम कि अगर हम इस जो सॉल्ट बना है, ये सॉल्ट जो बना है, अगर मैं इसका रिएक्शन किसी बेस के साथ कराऊँ, ये सॉल्ट जो बना है, ये सपोज मान लें कि अगर ये सॉल्ट जो प्रोड्यूस हुआ है, दिस सॉल्ट जो प्रोड्यूस हुआ है, अभी आपने देखा कि एक एनिलीनियम सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ है, अल्काइलिनियम सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ है, इन केस ऑफ एलिफेटिक, इन केस ऑफ एरोमेटिक्स सॉल्ट बनाया है। अगर उसकी रिएक्शन मैं किसी बेस के साथ करा दूँ तो वापस हमको क्या मिलता है, अल्काइल एमीन्स, फिर रिवर्स मिल जाएगा, ठीक है, या फिर एराइल एमीन हमको रिवर्स मिलने वाला है। तो ध्यान देंगे इस रिएक्शन को कह सकते हैं कि अगर हम रिएक्शन देखें, रिएक्शन ऑफ अल्काइलिनियम सॉल्ट जो आप देखें जो बना हुआ अल्काइलिनियम सॉल्ट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मान लें कि हम 1 डिग्री एमीन का रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सपोज इस तरह से आपका NH3 हो गया और ये X हो गया। सपोज ये सॉल्ट का रिएक्शन, ये जो सॉल्ट तैयार हुआ हमारा, इसका रिएक्शन मैं बेस के साथ करा देता हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा देता हूँ। हमारी संभावनाएं क्या होगी, क्या प्रोडक्ट, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट हमको क्या मिलने वाला है। रिएक्शन ऑफ अल्काइलिनियम सॉल्ट विथ आपका करते हैं बेस, सच एज मान ली कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, ठीक है, अल्कली बेस ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड्स। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये यहाँ से क्या करेगा ना, जो कि एक हाइड्रोजन को क्या करेगा, प्रोटॉन को अपनी ओर क्या करेगा, ये खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे R हो गया, ये N हो गया, ये H2 हो गया, और हम इसको ऐसा भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ये आप दिखा सकते हो कि हाँ बिल्कुल दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ आ गया। यहाँ पे अगर हम ले लिए सपोज NaOH, NaOH में क्या आपका मिल रहा है, OH माइनस होगा और Na का प्लस भी है यहाँ पे। इज इट क्लियर। यहाँ से एक प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा तो क्या बना लेगा बताइए, एक वाटर बना लेगा, और बच क्या जाएगा, वापस हमको क्या मिल गया, सुरक्षित अल्काइल, ठीक है। और एक ये जो आपका बना था ये X माइनस जो यहाँ पे सॉल्ट है, ये X माइनस एज है निकल सकता है, या फिर X माइनस निकल के Na प्लस के साथ बना सकता है क्या, NaX का फॉर्मेशन कर। यहाँ तक रिएक्शंस क्लियर हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ तो पता चल गया आपको कि अगर हम किसी बेस का रिएक्शंस करा रहे हैं इसके साथ, तो वापस हमको क्या मिल रहा है, अल्काइल एमीन्स हमको मिल रहा है। सारी बात क्लियर हो गई। अब ध्यान देंगे कि अब बेसिक नेचर क्या है। अब हम इसको बताएंगे आपको कि एक हिसाब से और ये बेसिक है, एक हिसाब से और इसको बेसिक सिद्ध कर सकते हो आप, लेकिन उस बेस को क्या बुलाएंगे। अब हम बेसिक नेचर इसका देख रहे हैं, सारा बेसिक नेचर का डिस्कशन हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसको बोलते हैं जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, इसको आप लॉन पेयर भी बुलाते हैं, ठीक है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द नाइट्रोजन एटम, अगर नाइट्रोजन एटम पे अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन एटम, इट कैसा बिहेव करता है, या बिहेव एज लुईस बेस के जैसा ये बिहेव करता है, लुईस बेस के जैसा बिहेव करता है। क्योंकि कोई भी एमीन सूत्र उठा लीजिए, ठीक है, आप एमोनिया का डेरिवेट से सबसे पहले आप देखते हो कि एमोनिया जब लिखते हो तो एमोनिया पे ही क्या है, एक तो लॉन पेयर है या फिर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, लॉन पेयर है या फिर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो इसके जो भी ऑफ स्प्रिंग आएंगे, जो भी डेरिवेट्स आएंगे, जो भी इसके प्रोडक्ट्स आएंगे, उसके ऊपर भी नाइट्रोजन तो वहाँ भी रहेगा, ठीक है, वहाँ भी क्या होगा, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। और लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसके मतलब क्या, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, वो कैसा बिहेव करने लगता है, वो मॉलिक्यूल्स जिसके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, उसको बोलते हैं लेविस बेस, ठीक है। तो अगर हम एमोनिया को बुलाते हैं लेविस बेस, तो उसके जितने भी ऑफ स्प्रिंग होंगे, उसके डेरिवेट्स होंगे, उसके प्रोडक्ट्स होंगे, सारे को क्या बुलाएंगे, लेविस बेस, ठीक है। तो अगर हम एग्जांपल में लेते हैं कि RNH2 1 डिग्री है एमीन है, यहाँ भी लॉन पेयर है,
अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ RNH, फिर R लिखता हूँ, 2 डिग्री है, यहाँ पे R है, यहाँ पे R है, यहाँ लॉन पेयर। तो आप कितना भी कोई भी डिग्री लिखो, चाहे आप यहाँ पे एराइल एमीन लिखते हैं, सपोज यहाँ पे एराइल एमीन लिखे, आप कुछ भी एग्जाम्पल लो, कुछ भी एमीन लिखो, आप अल्काइल एमीन लिखो, एलिफेटिक एमीन लिखो, एरोमेटिक एमीन लिखो, नाइट्रोजन एटम पे लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होगा ही होगा, नाइट्रोजन एटम पे लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होना है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, हम ये सारे मॉलिक्यूल्स को, जितना भी मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ है, सभी पे लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन से इस पे क्या हम इस सारे मॉलिक्यूल को कलेक्टिवली नहीं बुला सकते हैं, लेविस स्पेस को क्या बुलाएंगे, कलेक्टिवली हम लोग क्या बुलाएंगे, लेविस स्पेस। तो बेसिक नेचर देखिए सारे का क्या हो गया, कलेक्टिवली हम इसको क्या बुलाएंगे, लेविस स्पेस के नाम से बुलाएंगे। आप ऑर्गेनिक में इसको मतलब कि इसको हम लेविस स्पेस ही बोल सकते हैं, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, निकोलियोफाइल भी बोल सकते हैं। क्या है निकोलियोफाइल? लेविस स्पेस किसको बोलते हैं, फिर से मैं एक बार आप बोल देना चाहूँ तो आप पढ़ के रखे हुए। लेविस स्पेस बोला जाता है कि आपका इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। किसको डोनेट करेगा, जो कि इलेक्ट्रॉन का जिसके पास कमी होगी, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है वो क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होता है, उसको बोलते हैं लेविस स्पेस, ठीक है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये किसी को डोनेट कर सकता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, किसी को डोनेट कर सकता है, सारे मॉलिक्यूल के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, किसी को डोनेट कर सकता है, तो सारे को क्या बुलाओगे कलेक्टिवली, लेविस स्पेस। इज इट क्लियर? इस तरह से बेसिक नेचर फिर सिद्ध हुआ। पहला हम सिद्ध किया कि एसिड के साथ रिएक्ट करा के, दूसरा हम लेविस बेस के आधार पे क्या है, ये बेसिक नेचर है, ठीक है। बेसिक नेचर, ऑल आर बेसिक इन नेचर। अब हम थोड़ा सा जाएंगे किसकी तरफ से, ठीक है। ऑल आर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इट एक्ट एज लेविस स्पेस। तो RNH2, RNHR, ये फिर R, ये सारे क्या दिख रहे हैं, लेविस स्पेस है। फिर से मैं लिख दिया, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द नाइट्रोजन एटम, इट एक्ट एज लेविस स्पेस। इसको हम लोग क्या बुलाएंगे, लेविस स्पेस। क्लियर? अब यहाँ पे बात करेंगे, अब फिर बेसिक कैरेक्टर और हिसाब से हम चेक करेंगे। बेसिक कैरेक्टर चेक करने का सबसे बेहतरीन तरीका, सबसे बेस्ट तरीका है जो बेसिक नेचर चेक करने का, हम अकॉर्डिंग टू PKB एंड KB वैल्यू के आधार पे चेक करेंगे, जिसका PKB वैल्यू और KB वैल्यू। सबसे पहले मैं बात करूँगा KB क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस होता है। डिसोसिएशन कांस्टेंट, अयोनाइजेशन कांस्टेंट कहते हैं कि डिसोसिएशन कांस्टेंट आप कैसे निकालते हो किसी का, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हो, सबसे पहले मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालूंगा रिएक्शंस का, उसके बाद हम डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालेंगे। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं, तो कह सकते हैं बेसिक कैरेक्टर, आप लगा सकते हैं टॉपिक बेसिक कैरेक्टर, आप टॉपिक लगा सकते हो बेसिक कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू, बेसिक कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू KB एंड PKB वैल्यू, बेसिक कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू KB एंड PKB वैल्यू, ठीक है। अभी आप ध्यान ना दो, PKB और KB आपको समझ में आसानी से आ जाएगी, या आप इसमें इक्विलिब्रियम में भी ये बात रही आपने सीखा है, हर जगह आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट देखने को मिला। तो हम लोग यहाँ पे जो देखेंगे अकॉर्डिंग टू KB एंड PKB वैल्यू के आधार पे ये मतलब कि जानेंगे कि कौन ज़्यादा बेसिक है और कौन कम बेसिक है, मतलब कि ये भी बता सकता है बेसिक कैरेक्टर्स के बारे में, ठीक, आइडिया देगा। रिलेटिव कैरेक्टर, रिलेटिव स्ट्रेंथ भी बताएगा क्या। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले कोई भी एक एमोनिया का केमिकल रिएक्शन कंसीडर कर लेते हैं। सपोज मान लें कि अल्काइल एमीन है, ये आप जानते हो कि अल्काइल एमीन है, ध्यान देना। आप वाटर में डालते हो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट, आप वाटर में डालते हो, वाटर में डालने के बाद क्या पता चलता है, क्या मिलता है, RNH3 का प्लस और ये हाइड्रोक्सिल आयन मिलेगा। आप जानते हो कि जब भी कोई सब्सटेंस को वाटर में डालते हो OH माइनस आयन मिल रहा है, तो दैट सब्सटेंस इज कंसीडर्ड एज बेस। अब मैं इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट थोड़ा लिखना चाहूँगा कि K इज इक्वल टू, क्या लिखोगे आप, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, क्या लिखोगे, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो ये हो गया RNH2, यहाँ पे लिख देंगे RNH3, ध्यान देंगे आप, RNH3, कंसंट्रेशन ऑफ RNH3, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन प्रोडक्ट में जो दिया हुआ है। अब मैं यहाँ लिखूँगा RNH2 का कंसंट्रेशन, और यहाँ पे मैं लिखूँगा, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। एक्चुअली सवाल जो रहता है ना, ये तो मैं आपको डिराइव करके दिखा रहा हूँ, सवाल जो रहेगा डायरेक्ट रहेगा, किस वैल्यू दिया रहा है, किसका वैल्यू, खाली रिलेशन जानना है कि KB का वैल्यू बढ़ेगा तो बेसिक कैरेक्टर ही बढ़ेगा, और PKB का वैल्यू बढ़ेगा तो बेसिक कैरेक्टर घटेगा।
यही चीज़ को ध्यान में। तो ये H2O अगर मैं वहाँ कांस्टेंट के साथ ले जाता हूँ, K इंटू एक अनदर कांस्टेंट आता है यहाँ पे, वाटर एक्ट एज ए कांस्टेंट इन दिस रिएक्शंस। तो यहाँ पे क्या आएगा कि R NH3 प्लस का कंसनट्रेशन, ये हाइड्रोक्सिल आयन का कंसनट्रेशन, ध्यान देंगे आप। नीचे में क्या है, R NH2 का कंसनट्रेशन। तो ये दोनों एक कांस्टेंट ये और एक कांस्टेंट ये मिलकर एक नया कांस्टेंट यहाँ बनाता है, उसको बोलते हैं केबी। क्या बोलते हैं, केबी, जिसको बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ दिस। तो केबी का फाइनली फार्मूला क्या हो गया आपके पास, केबी इज इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ दिस, इसके बाद आपका कंसंट्रेशन ऑफ दिस बाय द कंसंट्रेशन ऑफ दिस। यहाँ पे ये चीज़ से हम लोग पता कर लेते हैं कि केबी का जो होता है वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। यहाँ से ये पता चल रहा है कि केबी का जो कंसंट्रेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयन। इसके मतलब ग्रेटर द वैल्यू ऑफ केबी, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ केबी, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ केबी, ग्रेटर द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है, ग्रेटर द अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कह सकते हैं, ग्रेटर कह सकते हैं, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ केबी, उतना आसानी से OH माइनस हमको क्या होगा, मिल जाएगा। जितना आसानी से OH माइनस मिल जाएगा उतना ज़्यादा क्या होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा, हमारा जो एमीन होगा वो उतना बेसिक होगा, ठीक है। तो कह सकते हैं इससे वो कंक्लूजन ये आया, आप बॉक्स में डाल लो इसको इस तरह से कि केबी का जो वैल्यू होगा, वैल्यू ऑफ केबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए जितना ज़्यादा केबी का वैल्यू हो उतना ज़्यादा वो बेसिक होगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब मैं बताऊंगा कि पी केबी का रिलेशन और केबी के साथ कैसा रिलेशन बना के ये बैठा हुआ, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सारी बातें एनसीईआरटी में डिस्कशन है, सारी बातें एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन करके लिखा हुआ, पढ़ोगे तो बिल्कुल बहुत मज़ा आने वाला है। अगर एनसीईआरटी निकाल के देखो तो एनसीईआरटी से अच्छा इंटरेस्टिंग बुक कुछ भी नहीं होता, बशर्ते आपको कोई भी टीचर एक बार आपको उसका आइडिया दे दे, आप पढ़ सकते हो, बड़ा ही अच्छा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे बात करेंगे अब रिलेशनशिप बिटवीन केबी एंड पी केबी, रिलेशनशिप, यहाँ पे मैं रिलेशनशिप बिटवीन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये लेक्चर देख के मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कुछ बताऊँगा कि बिटवीन केबी एंड पी केबी एंड पी केबी। तो आपको ज़्यादा इसमें कुछ अंदर घुसना नहीं, पी केबी वैल्यू क्या है, ठीक है। बस एक चीज़ से मैं रिलेट करना इसमें चाहूँगा। आप लिखते हो ना पी एच इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस, आप ऐसा लिखा करते हो, ऐसा लिखा करते हो, पी एच इक्वल टू निगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच प्लस आयन कंसनट्रेशन, ये चीज़ को लिखते हो। तो मैं बस यही चीज़ को यहाँ पे लिखना चाहूँगा, पी एच इक्वल, ठीक है, ये चीज़। अगर मान यहाँ पे लिखता हूँ पी एच इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पी के बी, यहाँ पे पी लिखता हूँ और यहाँ पे की भी लिखता हूँ, तो क्या लिखेंगे, माइनस लॉग के, कोई दिक्कत तो यहाँ पे, ठीक है, पी के बी इज इक्वल टू माइनस लॉग के, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो बस इसका इतना ही का काम ही है चैप्टर में, अगर देखो तो आपको इतना ही का काम पड़ेगा। तो इससे पता ही चल रहा है डायरेक्ट कि अगर के बी का वैल्यू बढ़ाते हो, के बी का वैल्यू जब बढ़ाओगे तो इसका वैल्यू कम होगा। के बी का वैल्यू जब बढ़ाओगे तो देखो, देखिए ये रिलेशन रहा, रिलेशन क्या रहा, पी के बी इक्वल टू माइनस लॉग के बी, ठीक है। अब मैं इसका वैल्यू बढ़ाऊँ, माने सपोज के बी का वैल्यू एक बार मैं रख रहा हूँ 2, एक बार के बी का वैल्यू रख रहा हूँ, ठीक है, आपका एक बार रखता हूँ सपोज 10, एक बार रखता हूँ के बी का वैल्यू आपका 10 का पावर -2, जो भी रखते हैं, या 100 रखता हूँ सपोज, ऐसे समझने की कोशिश कीजिए। एक बार के बी का वैल्यू 10 रखे, एक बार के बी का वैल्यू 100 रखे, तो किस कंडीशन में पी के बी का वैल्यू जाता है, मान के चलो, पहले ध्यान देंगे, पी के बी हो गया। अब यहाँ पे रख दिए, यहाँ पे माइनस लॉग, एक कंडीशन में हम रखें 10, दूसरा कंडीशन में रखते हैं 100। 100 को आप लिख सकते हैं 10 का पावर 2, 100 को लिख सकते हैं 10 का पावर 2। ध्यान देंगे बात को। लॉग 10 का वैल्यू आपको पढ़ा के बहुत बार डिस्कशन हुआ है। लॉग 10 का वैल्यू क्या होता है, 1 के बराबर होता है। अगर हम यहाँ पे लॉग 10 का वैल्यू 1, लॉग 10 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो बताइए पी के बी का वैल्यू क्या है,
पी के बी वैल्यू क्या आ जाएगा -1। एक किस में यहाँ पे रखते पी के बी इज इक्वल टू, यहाँ पे रखते 10 का पावर 2। लॉग किस फॉर्म में लिखा हुआ है, लॉग ए का पावर x, तो आप लिखते क्या हो x log ए, तो माइनस रहने दीजिए, हो जाएगा 2 log 10, यही हो जाएगा 2 log 10 होगा। तो अब ध्यान देंगे कितना वैल्यू आएगा, ये 2 log 10 हो जाएगा, तो log 10 का वैल्यू होने के -2 आ जाएगा। तो बताइए कि यहाँ -1 है -2, किस केस में पी के बी का वैल्यू ज़्यादा है, किस केस में पी के बी का वैल्यू ज़्यादा है, ये वैल्यू ज़्यादा है और ये वैल्यू कम है। क्या है कि माइनस जब किसी के आगे लग जाएगा तो कह सकते हैं जब हम कम वैल्यू लिए हैं, कम वैल्यू लिए हैं किसका, के बी का वैल्यू जब कम लिए हैं तो पी के बी का वैल्यू ज़्यादा है। के बी का वैल्यू बढ़ा दिए हैं, पी के बी का वैल्यू कम आया। इससे एक कंक्लूजन और पता चला कि अगर यहाँ पे ध्यान दें कि पी के बी जो का वैल्यू है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। पी के बी का वैल्यू अगर बढ़ जाए तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा उल्टा सोचते हैं, ध्यान देंगे, आप इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट कवर कर दीजिए। तो ये रिलेशन आप याद रखेंगे, ये वाला रिलेशन एकदम आपको एग्जाम में लेके बैठना है, ठीक है। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब ध्यान देंगे, अगर मान लो मैं लिख दूँ ऐसा करके RnH2, R एक लिख दिया, RnH, मैं इंडक्ट यहाँ पे लगाऊंगा, ठीक है। ये ध्यान दीजिए, ये चीज़ देखिए, इंडक्ट कहीं पे भी जब ऑर्गेनिक आप बनाइएगा तो बेसिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए अब हमेशा आप कैलकुलेट करके नहीं निकालिएगा के बी का वैल्यू क्या, वो दिया रहेगा तब ना। ऐसे कैसे डिसाइड करेंगे हम कि ये ज़्यादा बेसिक है या ये ज़्यादा बेसिक है। तो आप इंडक्टिव इफेक्ट वाला देख लीजिएगा, क्या बोलते हैं आप, हमारा जो लेक्चर है उससे पता चल जाएगा कि ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। तो 2 डिग्री जो अमीन होता है ना वो ज़्यादा बेसिक होता है इन कंपेरिजन टू 1 डिग्री। यहाँ पे क्या है कि प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा काम कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट एक जगह पे है, तो 2 डिग्री अमीन जो होगा 1 डिग्री के कंपेरिजन में ज़्यादा बेसिक होगा। तो कहेगा कि ये ज़्यादा बेसिक है और ये कम बेसिक है, ए कम बेसिक है, बी ज़्यादा बेसिक है। तो बी का जो पी के बी वैल्यू होगा, बी का जो पी के बी वैल्यू होगा, बी का पी के बी वैल्यू क्या होगा, ए से क्या होगा, ए से कम होगा, ए से कम होगा। क्यों कि बी ज़्यादा बेसिक है, जिस बी ज़्यादा बेसिक है तो पी के बी का वैल्यू इसका कम होगा, और बी ज़्यादा बेसिक है तो के बी का वैल्यू इसका क्या होगा, अधिक होगा। यहाँ तक क्लियर। यहाँ तक मैंने आज आपको बताया, एनसीईआरटी की सारी लाइनें मैंने आपको बता के रख दिया, आप किताब पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हो गया आपका। इसके बाद में जो आपको लेक्चर्स लेने वाला हो 2 पार्ट में पढ़ाऊँगा। एक पढ़ेंगे हम लोग अल्काइल एमीन वर्सेस एमोनिया। अब दोनों में फाइट होगा, लड़ाई होगा, कौन ज़्यादा बेसिक है, यही लड़ाई चलेगा पूरे चैप्टर में। एक बार लड़ाई चलेगा एराइल अमीन वर्सेस एमोनिया कि तुम ज़्यादा बेसिक हो या हम ज़्यादा बेसिक है। अब कौन जीतता है ये जानने के लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर हमारे साथ बने रहना होगा। ये जानने के लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर इंतज़ार करनी होगी। जल्दी हम उस लेक्चर्स में आपके सामने आएंगे। आप चैनल को टाइम देने के लिए, चैनल पे बने रहने के लिए आपका लॉट्स ऑफ थैंक्स, वेरी वेरी थैंक्स। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए।